दोस्तों, इस बार कहानी लोकल नहीं है इंटरनेशनल शुरू होती है हमारे अपने डोरेमोन के देश जापान से, जहाँ के शिपिंग यार्ड में अनजान कंटेनर जापान आ जाते। उन्हें जेसप लिफ्टिंग मशीनों से उठाकर रखने के दौरान उनका वजन बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा कि जापानी मशीनों को संभालना मुश्किल हो जाता है और कंटेनर गिर पड़ते हैं और उनमें से निकलता है लाल चंदन की लकड़ियाँ। एक तो लाल चंदन का वजन और दूसरा वजन इसमें था हम सबका पुष्पा, जो इन्हीं लाल चंदन की लकड़ियों के साथ मौजूद। जब वर्कर्स कंटेनर के साथ एक अनजान मजदूर को देखते हैं तो अपने बॉस को बुलाते हैं। कौन है वो? भारत से जापान किस लिए आया है? किसने भेजा है? कैसे 40 दिन कोई मजदूर कंटेनर में जिंदा रह सकता है? ये जानने के लिए बॉस आकर उसे उल्टा टंगवा देता है और उसकी भाषा में बात करने वाले को बुलाते हैं। लेकिन तब तक पुष्पा हरकत में आ चुका था। ऊपर से लटके हुए पहले तो वो रस्सियाँ काटता है और फिर नीचे आकर सारे आदमियों के हाथ पैर तोड़ता है। और मजेदार बात ये थी कि पुष्पा को जापानी इंटरप्रेटर की भी जरूरत नहीं थी। उसने रैपिडेक्स से कंटेनर में जापानी बोलना सीख लिया था। इसके बाद बॉस की ललकार पर वो बॉस को उठा के जेसप क्रेन के ऊपर ले जाता है और अकेले ही सबकी धुनाई करता जाता है। इन लोगों ने पुष्पा के भेजे लाल चंदन की लकड़ियाँ तो अपने पास रखी, पेमेंट नहीं कर रहे थे, जिस वजह से पुष्पा को देसी जलवा दिखाने यहाँ पर आना पड़ा। सबको पीटते हुए पूछता है, तुम सबका बॉस कौन है? बॉस के ऊपर का बॉस कौन? तब तक वो भी वहाँ आ जाता है और पुष्पा को गोली लग जाती है। वो समुद्र में गिर जाता है। पुष्पा पानी में गिरकर बेहोश हो जाता है। उसकी यादों में उसका बचपन दिखाया जाता है, जब अपने बाप का नाम साबित करने के लिए वो तैरना न जानने के बावजूद एक गेंद निकालने पानी में कूद जाता है और तड़पते हुए डूबता है। लेकिन तभी मालूम चलता है कि यह महज एक सपना था। घबराहट में उसकी नींद टूटती है और श्रीवल्ली उसे संभालती है। पुष्पा अब मजदूर पुष्पा नहीं, सिंडिकेट का लीडर पुष्पराज है। लकड़ियों को कहा कितना और किस रेट में भेजा जाना चाहिए, ये सब कुछ पुष्पा डिसाइड करता है, क्योंकि ये है पुष्पा का राज, पुष्पा का रूल। पुष्पा के दुश्मन भी शांत न थे। अगले सीन में पुष्पा के जानी दुश्मन भंवर सिंह शेखावत को देखते हैं, जिला एसपी जिसे पुष्पा ने नंगा दौड़ाया था। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शेखावत कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो एक प्लान बनाता है। जब पुष्पा के लड़के जंगल में जाकर लाल चंदन की लकड़ियों को काटने जाते हैं तो यहाँ पर शेखावत भी वहाँ पहुँचता है, एक मजदूर बनकर। मजदूरों के बीच बैठा बैठा पुष्पा की बढ़ाई और एसपी यानी खुद का मजाक उड़ता हुआ सुनता है। लेकिन फिर इन्हीं के साथ पहुँचता है शेषाचलम के जंगलों में और खुद भी चंदन की लकड़ी काट कर लाता है और आखिरी मोमेंट में सबको रंगे हाथ पकड़ता है। पुष्पा का नाम बुलवाने के लिए शेखावत इन मजदूरों को बुरी तरह से मारता है और इन सभी 230 मजदूरों को जेल में डाल देता है। लेकिन इनमें से एक मजदूर की शादी होती है। उस मजदूर को हिरासत से छुड़ाकर मंडप पहुंचाने को एंट्री होती है पुष्पा, जो कि पुलिस स्टेशन खुद पहुंचता है। वहाँ पर शेखावत मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ इंस्पेक्टर मौजूद थे। यहाँ पर पुष्पा भाव सारे मजदूरों को लेने के लिए नहीं आए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 20 श्रीनु को। उसने सारे थाने वालों को हमेशा मदद ही की, तो उन सबका हवाला देकर जब वो श्रीनु को ले जाने लगा तो चोट के निशान देख अपने सारे मजदूरों को चेक कर देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि पुष्पा के सारे मजदूरों को शेखावत ने बुरी तरह से मारा पीटा था। ये देखकर पुष्पा पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि इन लोगों पर शेखावत सर ने हाथ उठाया है, इसका मतलब है पुष्पा के ऊपर हाथ उठाया है, इसलिए वो यहाँ से इन सभी को लेकर जा रहा है। ये देखकर इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आप इन सभी लोगों को लेकर चले जाएंगे तो हमारी नौकरी भी चली जाएगी। ये सुनकर पुष्पा इनसे कहता है कि आज से लेकर तुम्हारे रिटायरमेंट तक सैलरी का, जीपी का, पीएफ का सबका हिसाब देगा तेरा पुष्पा। उन सभी का ऑडिट और इमीडिएट रिटायरमेंट कर देता है। और जब शेखावत पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, सिर्फ एक नया कांस्टेबल था। उसकी ईमानदारी पर जब तक वो खुश होकर शाबाशी देते, वो अपना और बाकी सबका रेजिग्नेशन लेटर वहाँ दे देता है और अपना पैसे वाला झोला उठा के निकल जाता है। पुष्पा इलीगल काम तो करता है, लेकिन वो अपने मजदूरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और साथ ही साथ वो अपनी बीवी श्रीवल्ली से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि श्रीवल्ली जब मंदिर में पूजा
पूजा करने के लिए जाती है, उसी मंदिर में पुष्पा का सौतेला भाई मुरली भी मौजूद था। श्रीवल्ली के लाए खूबसूरत महंगे श्री मुकुट का मजाक उड़ाता है कि ये सब 2 नंबर की कमाई के पैसे से पूजा तो करवा लोगे, लेकिन क्या तुम्हारे पास खुद का गोत्र है, परिवार का सरनेम है। मुरली की अपनी बेटी कावेरी उन्हें पसंद करती है, वो उनके साथ रिश्ता निभाना चाहती है और कावेरी श्रीवल्ली को चाची बुलाती है, लेकिन मुरली कावेरी को मना करता है कि वो उनसे बात ना करे। आज पुष्पा सिद्धप्पा के साथ मिलकर सीएम से मिलने वाला था, इसलिए श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा से कहती है कि अगर तुम जा ही रहे हो तो सीएम के साथ फोटो खिंचवा कर लाना, ताकि हम उसे फ्रेम कराकर हॉल में लगाएंगे। परिवार का ना सही पर बड़े बड़े लोगों के साथ हमारा भी उठना बैठना है। पुष्पा ने अपनी पत्नी से वादा कर लिया। सिद्धप्पा का तो मान सम्मान होता है, पर पुष्पा के साथ सीएम ना तो सीधा खड़ा होता है, ना ही फोटो खिंचवाता है। पुष्पा की फंडिंग से सीएम को ऐतराज नहीं, पर उसके साथ फोटो खिंचवाने से ऐतराज था। वो यहाँ तक कहता है कि जूती पैर में रहना चाहिए, उन्हें हाथ में नहीं पहना करते। साथ ही वो श्रीवल्ली के बारे में ये बोलते हैं कि बीवी की बात सुनकर कुछ भी करने को तैयार नहीं हो जाना चाहिए। पुष्पा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वो बाहर आ जाता है। बाहर आने पर पुष्पा ने सिद्धप्पा से कहा कि अगर आप सीएम होते तो क्या आप भी मेरे साथ फोटो नहीं क्लिक करवाते, जिस पर सिद्धप्पा कहते हैं कि मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, मैं तेरे साथ फोटो जरूर क्लिक करवाऊंगा क्योंकि तू मेरा भाई है। तब यहाँ पर पुष्पा ने उनसे कहा तो फिर सीएम बनने की तैयारी कर लो। पुष्पा सिद्धप्पा से एकदम सीधा सवाल पूछता है कि सीएम बनने के लिए लगभग कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी। सिद्धप्पा यहाँ पर कहता है कि लगभग 100 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। पुष्पा उसे कहता है कि मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगा, लेकिन सीएम तुम्हें ही बनना होगा। जिसके बाद सिद्धप्पा सेंट्रल मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है, जो उनकी पार्टी का हेड होता है। सेंट्रल मिनिस्टर का एक भाई भी है जो मिनिस्टर के लोकल काले काम संभालता है। पहले तो वो सिद्धप्पा को टालना चाहता था, पर तब तक उसे अपने भाई का फोन आता है। पुष्पा एक सोफा लेकर उसके पास आया है 5 करोड़ के साथ। मिनिस्टर कहता है 5 करोड़ से क्या होता है। पुष्पा कहता है ये सोफा तेरे लिए नहीं, तेरे भाई का है और तेरा सोफा तेरे ऑफिस में पहुंच गया है। उसमें 25 करोड़ थे, बाकी सपोर्टिंग एमएलए का अलग ख्याल रखा जाए। सिद्धप्पा ने जब ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने पुष्पा से कहा अपना पैसा बहाएंगे तो सिंडिकेट से ही दुश्मनी हो जाएगी। लेकिन पुष्पा कहता है अब पुष्पा नेशनल नहीं रहा बल्कि इंटरनेशनल हो गया है। गेम बड़ा होगा और बड़ा, जिसके बदले में उसे 1 टन पर सिर्फ 1.5 करोड़ मिला करते थे। लेकिन अगर वो इस डील को डायरेक्ट विदेश में लेकर जाए तो उसे 2 से 2.5 करोड़ रुपए मिल सकता है प्रत्येक टन पर। तो ज्यादा देर न करते हुए पुष्पा तुरंत ही मालदीव पहुंचता है, जहां पर उसकी मीटिंग होती है सऊदी के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से। पहले तो पुष्पा के स्वामी के हरे कपड़े और टेम्पो में आने का मजाक उड़ाता है कि टेम्पो देख के लगता है तो छोटा खिलाड़ी है। पुष्पा उसे चैलेंज करता है कि ठीक है, इंडिया से बस 10 टन मंगवा के दिखा दे। भाव में वो बिजनेसमैन मुर्गन, पटेल और सबको फोन करता है, पर वापस सभी माल के लिए पुष्पा को ही कॉल करते हैं। इससे वो भी शौक में आ जाता है। वो इन लाल चंदन की लकड़ियों की डील करता है और उसे 2000 टन लकड़ियों को उन्हें देना था। बदले में पुष्पा को 5000 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। तो पुष्पा अपने सिंडिकेट के सारे मेंबर को एक्टिव कर देता है और उन्हें कह देता है कि सारी जगह से मुझे लाल चंदन की लकड़ियां चाहिए। तो सिंडिकेट के सारे मेंबर जो है वो लाल चंदन की लकड़ियों की जुगाड़ करने लगते हैं और वो लाकर पुष्पा को देने वाले। लेकिन तभी एंट्री होती है मंगलम श्रीनु और उसकी वाइफ दक्षा, जो पहले सैंडल सिंडिकेट के हेड थे। इन लोगों को मालूम चल जाता है कि पुष्पा जल्द ही 2000 टन चंदन की लकड़ियों को बाहर भिजवाने वाला है। वो ये बात शेखावत से जाकर कहते हैं ताकि ये माल शेखावत हिरासत में कर ले। साथ ही मंगलम श्रीनु शेखावत से ये भी कहते हैं कि वो सिंडिकेट के मेंबरों को डराए ताकि सारे सिंडिकेट के मेंबर डर जाए और माल कहाँ इकट्ठा हो रहा है पता चले। उसे किसी भी हालत में पुष्पा से अपने सिंडिकेट प्रेसिडेंट की पुरानी पोस्ट जो चाहिए थी। शेखावत ने सारे चेक पोस्ट पर नाकाबंदी करवा दी। तभी चेक पोस्ट पर एक लाल चंदन से भरा ट्रक पहुंचा। शेखावत वहां पहुंचा और इस बार उसने बिल्कुल भी रहम नहीं की और उस
सारे के सारे ट्रक को उसने जला दिया। जब उसका मालिक, जो पुष्पा के अंडर ही सिंडिकेट का छोटा मेंबर था, लकड़ियों के गाड़ी को बचाने आता है तो शेखावत ने अपनी मस्ती के लिए उसे पुल से उसी समय धक्का मार मौत के घाट उतार देता है, जबकि उसे तो बस डराना ही था। शेखावत कहता है उसका डराने का अंदाज थोड़ा अलग है। अगर मैंने इसे मार दिया है तो सिंडिकेट के बाकी मेंबर भी स्मगलिंग करने से डर जाएंगे। मरे हुए मेंबर की श्रद्धांजलि पर सभी लोग पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ पुष्पा को छोड़कर। मौका पाकर मंगलम, श्रीनू और दक्षा लोगों को भड़काते हैं और अपने लोकल मंत्री सिद्धप्पा से कहने लगते हैं कि अगर पुष्पा और शेखावत के बीच में दोस्ती नहीं हुई, लोगों की मौत ऐसे ही होती रहेंगी। पुष्पा को प्रेसिडेंट से हटा देना चाहिए, लेकिन सिद्धप्पा ये होने नहीं दे सकता क्योंकि पुष्पा ने उसे सीएम बनाने का वादा जो किया था। अगले दिन सिद्धप्पा तुरंत ही भंवर सिंह के पास पहुंच जाता है और वो उसे कुछ रिश्वत वगैरह देने की कोशिश करता है। वो उसे 10 करोड़ रुपए दे रहा था, लेकिन भंवर सिंह शेखावत के अंदर लालच से ज्यादा सनक थी। वो नहीं मानता है। वो कहता है उस रात उसने मुझे नंगा दौड़ाया था, आप मेरे सामने नंगा होकर दिखाओ। पहले सिद्धप्पा गुस्सा करता है, फिर बंद कमरे में नंगा भी होता है और कहता है कि अगर वो तुमसे माफी मांग ले और सभी के सामने सॉरी कह दे तो तब तो उसे माफ कर दोगे। ये सुनने के बाद भंवर सिंह तुरंत ही हाँ कह देता है और कहता है कि पार्टी का इंतजाम करो ताकि सभी के सामने पुष्पा उससे माफी मांग सके। उस दिन सभी लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। सभी लोगों को ये देखना था कि आखिर पुष्पा शेखावत से माफी मांगता है या फिर नहीं, क्योंकि पुष्पा आज तक नहीं झुका है। पर क्या वो आज झुकने वाला था? तो पुष्पा सिद्धप्पा श्रीवल्ली और केशव के कहने पर सिंडिकेट की भलाई के लिए यहाँ पर उसे माफी मांगने के लिए तैयार हो जाता है, पर अंदर से दुखी होकर बहुत ज्यादा शराब पीकर आता है और न चाहते हुए भी किसी तरह वो सभी के सामने भंवर सिंह से माफी मांग लेता है। ये सुनकर भंवर सिंह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उसने पुष्पा की आवाज रिकॉर्डिंग तक कर ली थी और यही बार बार सुन रहा था। नशे में वापस घर जा रहा पुष्पा अपने आप पे बहुत गुस्सा हो जाता है कि आज वो झुक कैसे सकता है। उसे इतना तेज गुस्सा आता है कि श्रीवल्ली और केशव को गाड़ी से उतार कार को वापस घुमाकर उसी पार्टी में पहुंच जाता है। जब भंवर सिंह यहाँ से जाने वाला था तभी पुष्पा यहाँ पर आकर शेखावत की कार को टक्कर मार स्विमिंग पूल में गिरा देता है और फिर उसी स्विमिंग पूल में खुला मूत्र विसर्जन शुरू करता है। शेखावत को पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उसे लोग पुल से निकाल नहलाते हैं। फिर शेखावत पुष्पा और सिंडिकेट का धंधा बंद करवाने की धमकी देता है। पुष्पा कहता है कि पुष्पा एक ब्रांड है और वो किसी के सामने भी नहीं झुकता है। 2000 टन लाल चंदन की लकड़ियों को वो देश से बाहर भेज कर रहेगा। अगर वो ये नहीं कर पाया और शेखावत साहब के हाथ एक लकड़ी भी लग गई तो मैं जिंदगी भर तेरी मजदूरी करूंगा। शेखावत भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और सारे के सारे चेक पोस्ट पर जहाँ से भी गाड़ियाँ गुजरती है उन सारे चेक पोस्ट को पूरी तरह से बंद कर देता है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी स्मगलिंग हो रहे माल को पकड़ नहीं पाता। गुस्से में ब्रिज के ऊपर दारू पी के नीचे फेंकता है तो उसे बोतल के पानी में न गिरकर पत्थर पर गिरने की आवाज आती है, यानी नदी पूरी तरह से गर्मी से सूखी है। वो समझ गया था कि पुष्पा जरूर इन्हीं नदियों के द्वारा अपने ट्रक को निकालने वाला था। उसका शक एकदम सही था क्योंकि पुष्पा के सारे लाल चंदन के ट्रक नदियों के द्वारा ही बाहर जा रहे थे। पुलिस की जीप पीछा करके इन्हें कई बार पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं पकड़ पाते क्योंकि सारे रास्तों में पुष्पा ने अपना जाल बिछाया हुआ था। हाथियों से पुलिस का रास्ता रुकवा देता है और दूसरी टीम को ऊपर डैम का पानी खुलवा देता है, लेकिन शेखावत भी जिद्दी जाट ठहरा। सारे पुलिस टीम पीछे छूट गए। वो बैलगाड़ी लेकर इनके ट्रक के सामने आ जाता है और एक बड़ी सी शॉटगन लेकर इनके ऊपर फायरिंग करता है। केशव रेड्डी भी पुष्पा के पास कॉल करके सारी जानकारियाँ बताया जा रहा था। पुष्पा कहता है कि तुम वहाँ से कूद जाओ और सारे ड्राइवर को वहाँ से बाहर निकालो, मुझे किसी भी इंसान की जान को खतरे में नहीं डालना। यहाँ पर केशव जब उसकी बात सुनता है तो सारे ड्राइवर को लेकर यहाँ से चला जाता है और भंवर सिंह इनके ऊपर फायरिंग कर रहा था और ट्रक में जितने भी लाल चंदन की लकड़ियाँ थी वो उन्हें भी जब्त कर लेता है। ये देखकर मंगलम, श्रीनू और उसकी वाइफ दक्षा खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। मीडिया के सामने उन्होंने सारी बात कह भी दी कि ये सारी लाल चंदन की लकड़ियाँ पुष्पा के सिंडिकेट की है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मालूम चला कि वो सारी
सारी लाल चंदन की लकड़ियाँ नहीं, सैंड्रा की नॉर्मल लकड़ियाँ है। मतलब कि यहाँ पर शेखावत एंड टीम फूल बन गए थे। उसने जिन बैलगाड़ियों को पकड़कर रास्ता रोका था वही असली लाल चंदन की लकड़ियाँ थी जो अपने मंजिल पर पहुंच रही थी। तभी शेखावत को याद आया कि एक गाड़ी तो अभी भी उसके पास है। चैलेंज के मुताबिक एक लकड़ी मिलने पर भी पुष्पा को मजदूर बनना पड़ेगा। पर जैसे ही वो गाड़ी सामने आती है वो ब्लास्ट हो जाती है। पुष्पा कहता है कि पुष्पा फायर नहीं, वाइल्ड फायर। अगले सीन में पुष्पा, श्रीवल्ली और उसकी पूरी फैमिली माता काली की पूजा में पहुंचते हैं। वहाँ पर श्रीवल्ली को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और मालूम चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। ये देखकर पुष्पा खुश तो होता है पर दुखी भी कि अगर लड़का होगा तो उसे भी परिवार का नाम नहीं मिलेगा। शायद बेटी होने पर शादी के बाद परिवार का नाम मिले। इसलिए बेटी की मनोकामना के साथ वो काली माँ के शक्ति रूप का धारण करता है और एक बेहतरीन तांडव नृत्य करता है। अंगारों पर चलता है, शक्ति पूजन की यातनाएं सहता है। श्रीवल्ली पुष्पा को रोकती है। पुष्पा अपने मन की बात कहता है कि मेरी एक इच्छा है, मैं काली माता से लड़की चाहता हूँ, क्योंकि अगर लड़का हुआ तो उसे भी सब मेरी तरह नाजायज कहेंगे। लड़की हुई तो वो किसी दूसरे के घर जाकर उसे कोई दूसरा जायज परिवार मिल जाए। तभी इसी पूजन यात्रा वाली जगह पर कुछ मनचले बदमाश पुष्पा की भतीजी और दूसरी लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे थे। ये देखकर पुष्पा को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो रौद्र चंडी का रूप धारण कर उनको पीटना शुरू करता है। पर वहाँ मुरली आ जाता है और वो पुष्पा से कहता है कि मेरी बेटी को बचाकर तूने क्या सोचा? तुझे मेरे परिवार से बाप का नाम मिलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तू हमेशा नाजायज था और रहेगा। श्रीवल्ली को जब ये सारी बात सुनाई दी तो वो मुरली को और गांव वालों पर बहुत ही ज्यादा कोसती है। मेरे स्वामी को किसी के नाम की जरूरत नहीं, वो अपने आप में एक नाम है। पूरा चित्तौड़ मेरे पति के नाम का खाता है। और ऐसा बोल वो पुष्पा को ले जाती है। बाद में पुष्पा की भतीजी कावेरी के साथ जिन लोगों ने बदतमीजी की थी उन लोगों को मुरली और गाँव वालों ने आधा गंजा करवा दिया था और गधे पर बिठा वहाँ से बाहर निकलवाया। अब आगे हम देखते हैं कि मंगलम श्रीनु और उसकी बीवी और भंवर सिंह शेखावत के साथ सीएम नरसिंह रेड्डी के पास पहुंची। उन्होंने उन्हें बताया कि अगर ये लाल चंदन की लकड़ियां बॉर्डर क्रॉस कर जाती है तो तुम्हारी सीएम की गद्दी भी खतरे में है, क्योंकि उससे जो फंडिंग आएगी उससे तुम्हारे एमएलए खरीदे जाएंगे। सीएम तुरंत ही आदेश दे देता है कि तमिलनाडु के सीएम से परमिशन ले लूंगा। रामेश्वरम जाकर वो इन लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस कर जाने से रोके, क्योंकि रामेश्वरम के धनुषकोडी से श्रीलंका सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है। शेखावत यहाँ पर पहुँच तो जाता है। जब तक वो पता लगाता कि लकड़ियाँ फिशिंग बोट के नीचे गड्ढे में बांधी है, बोट वहाँ से रफू चक्कर होने लगती है, जिस वजह से भंवर सिंह इनका पीछा भी करता है। लेकिन 12 किलोमीटर के बाद बाकी का 6 किलोमीटर श्रीलंका के अंडर है, इसलिए वो उन्हें नहीं पकड़ पाता, क्योंकि आगे श्रीलंकन कोस्ट गार्ड खड़ी थी। फिशिंग बोट के आने जाने की परमिशन थी। अब माल डिलीवर हो गया और शेखावत हाथ मलता ही रह जाता है। अब पुष्पा के पास पैसों का अंबार आ जाता है, जिन्हें अलग अलग सोफों में भर के सारे एमएलए के पास पहुंचाए जाते हैं। सारे एमएलए अब पुष्पा ने खरीद लिए थे तो सरकार सिद्धप्पा की बनती है। सीएम बदल गया और सिद्धप्पा लेता है सीएम की ओथ और ओथ के बाद सीधे पहुंचता है पुष्पा के घर खाना खाने। श्रीवल्ली से कहता है कि बेटी तुम्हारी फोटो की वजह से मैं सीएम बना हूँ। और पुष्पा ने आज का दिन यानी 24 जुलाई सिलेक्ट करने की वजह बताई कि आज श्रीवल्ली का जन्मदिन था। एक तरफ पुष्पा के घर सेलिब्रेशन था तो उधर शेखावत अपनी हार से पूरी तरह पागल हो गया था। उसका ट्रांसफर होना भी तय था और लोगों में और थू थू होती। मीडिया में स्मगलिंग का माल पकड़ा है ऐसा ढिंडोरा पिटवाया, पर चंदन की लकड़ियां तो थी ही नहीं। इसलिए अपनी सनक में वो पूरी हिरासती गोदाम में आग लगा देता है और साथ ही खुद भी जल जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। पुष्पा श्रीवल्ली और आने वाले बच्चे की खुशी में बिजी था। तभी पुष्पा की भाभी मुरली की पत्नी रोते हुए पुष्पा के घर आती है। वो उन्हें बताती है कि कावेरी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो बदले में 2 करोड़ मांग रहे हैं और अगर उन्हें नहीं दिए तो वो कावेरी की इज्जत लूट कर मार डालेंगे। पहले तो पुष्पा उनकी बात अनसुनी कर अंदर रूम में जाकर दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन जब बाहर आता है तो ऑटोमेटिक शॉटगन के साथ वो सीधे सिटी न्यूज चैनल के ऑफिस जाकर लाइव आता है। अनाउंस करता है कि अगर मेरी भतीजी कावेरी को कुछ भी हुआ तो वो सिर्फ मारेगा नहीं बल्कि काली माँ के बलि की तरह काटेगा। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटे के अंदर अगर वो उसे सौंप देते हैं तो वो उन्हें छोड़ देगा। इस अनाउंसमेंट के बाद सेंट्रल मिनिस्टर फौरन नए सीएम सिद्धप्पा के पास आता है। जतरा में जिसने कावेरी को छेड़ा था और आज किडनैप किया था वो इसका भतीजा
भतीजा था, इसलिए यहाँ सेंट्रल मिनिस्टर सिद्धप्पा से पुष्पा के पास कॉल करवाता है। वो लोग पुष्पा से कहते हैं कि वो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है। पुष्पा कहता है कि ठीक है, उसे कावेरी को छोड़ने कह दो, मैं उसे कुछ नहीं करूँगा, पर अगर एक खरोच भी आई और उसने कुछ भी किया तो उसे भगवान भी नहीं बचा सकते। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सेंट्रल मिनिस्टर बाहर में जाए और सिद्धप्पा सीएम भी बाहर में जाए। न्यूज वायरल होते ही सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा 10 करोड़ रुपए पुष्पा से मांग कर उसे अकेले ही उसके अड्डे पर बुलाता है। पुष्पा मान जाता है और हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँचता है। यहाँ पर पहुँचकर सबसे पहले तो वो गन से फायर करता है, लेकिन बाद में मिनिस्टर का भतीजा चालाकी करते हुए पुष्पा से कहता है कि तेरी भतीजी के ऊपर भी गन पॉइंट है, इसलिए तुझे थोड़ा ठंडा रहना पड़ेगा। तो यहाँ पुष्पा उन्हें गन दे देता है और बाद में ये लोग पुष्पा को बुरी तरह से मारने लगते हैं, पर उन्हें जतरा वाले दिन का फील नहीं आ रहा था, इसलिए उसे साड़ी और हल्दी कुमकुम पहनाते हैं। ठीक उसी दिन की तरह उसने पुष्पा को मारने बाहर से गुंडे बुलाए थे, जो पुष्पा को देख कांपने लगते हैं और तुरंत ही हाथ पैर बांध देते हैं, रिस्क नहीं लेते। और मिनिस्टर का भतीजा जो अब तक चालाकी से बात कर रहा था अपने असली रूप में आता है और कावेरी को बाहर बुलाकर पुष्पा के सामने ही उसके साथ बदतमीजी करता है, उसके कपड़े, चोली, दुपट्टा वगैरह फाड़ता है। ये देखकर पुष्पा के अंदर वापस से रौद्र चंडी आती है। रही सही कसर तो माँ की सारी कुमकुम ने पूरी कर दी थी। हाथ पैर बांधे होने के बावजूद वो उन्हें मुंह से काट काट कर बुरी तरह से मारना शुरू करता है। जिसने लड़की के हाथों को छुआ उसके हाथ, जिसके पैरों ने छुआ उसके पैर, बेहद दर्दनाक मौत देता है। दोस्तों, इस सीन में बैकग्राउंड स्कोर में बजता हुआ आएगी नंदिनी नंदित मेदिनी का बजना ऐसा लगता है मानो साक्षात माता असुरों का वध करने निकली है। कावेरी और केशव सब मिलकर उसे फाइनली रोक लेते हैं। एक पल को ऐसा लगता है कि मिनिस्टर का भतीजा जो आखिरी था वो बच गया, पर नहीं, माँ के त्रिशूल से वो उस भतीजा सुर को मार देता है। मिनिस्टर का भाई भी वहाँ पहुँच चुका था, जिसने गुस्से में कावेरी के सर पर बंदूक तानी और चैलेंज करता है कि अब अपने बेटे की जगह वो रंगरलिया मनाएगा। तो फिर क्या था, ब्याज तो जा चुका था, पुष्पा मूल भी खत्म कर देता है। पुष्पा ने मिनिस्टर के भाई समेत भतीजे को भी मार डाला था। ये सारी बातें जब मिनिस्टर को मालूम चली तो गुस्सा तो बहुत आया उसे, शायद उसकी अगली चाल बाकी। दूसरी तरफ मुरली को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो पुष्पा और पूरी फैमिली से माफी मांगने के लिए आया। कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम चल गया है कि खून से नहीं, रिश्ते मन से निभाए जाते हैं। पिताजी कहते रहे आप मेरा परिवार हो, लेकिन मैं नहीं माना। आज बात जब बेटी की इज्जत और जान पर आई तो परिवार की समझ आई। कावेरी की शादी का पहला कार्ड देने के लिए आया हूँ। कावेरी ने मुझसे कहा है कि अगर उसके पुष्पा चाचा इस शादी में नहीं आते हैं तो मैं मंडप में नहीं बैठने वाली। खुशी के मारे श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा को बताती है कि कार्ड पर माँ का नाम है और साथ ही तुम्हारा नाम भी है। ये देखकर पुष्पा की आंखें भर जाती है। जिस नाम को हासिल करने के लिए वो दुनिया से लड़ता आया वो आज उसे मिला। पूरी फैमिली समेत वो कावेरी की शादी में पहुँचते हैं। सभी लोगों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। यहाँ मिनिस्टर के घर पर मातम छाया हुआ था, क्योंकि मिनिस्टर का भाई और भाई का बेटा यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मारे गए थे। लेकिन यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था, और ऐसा ही गुलदस्ता था पुष्पा की भतीजी की शादी में, जहाँ वो सब परिवार शादी के फोटो खिंचवाने खड़े थे। उस गुलदस्ते में बम लगे हुए थे, जिसे कोई आदमी पहाड़ी पर खड़ा ब्लास्ट कर देता है। कौन है ये, हारा हुआ एसपी भंवर सिंह शेखावत या कोई और? इसी सस्पेंस के साथ फिल्म यहाँ पर खत्म होती है पुष्पा 3 द रैम्पेज के अनाउंसमेंट के साथ। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई ही है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। और जब सब्सक्राइब भी कर दिया हो तो शेयर भी कर ही देना अगर हमारा अंदाज़े बयां पसंद आया हो। आगे ऐसे ही लेटेस्ट और बेस्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा एंड कीप वॉचिंग अनऑफिशियल शो टाइम।